नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। महाराष्ट्र की सियासी शतरंज पर बहुत सावधानी से गोटियां चली जा रही हैं। कोई राजा की भूमिका में है तो कोई रानी की, कोई वजीर की, कोई हाथी की, कोई ऊंट की, कोई घोड़ा की तो कोई सिपाही की। जिस तरह हर प्यादे की अपनी यूएसपी होती है, उसी तरह चुनावी राजनीति में भी हर पार्टी के भीतर मौजूद नेताओं की अपनी यूएसपी होती है। जो मिल जाए तो एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो जीती बाजी भी हाथ से निकलते देर नहीं लगती। अब की बार महाराष्ट्र में किस तरह से सत्ता समीकरण बनेंगे, इसे लेकर हर छोटा बड़ा नेता परेशान है। चाहे वो 83 साल के शरद पवार हों या 65 साल के अजीत पवार, 64 साल के उद्धव ठाकरे हों या 60 साल के एकनाथ शिंदे, चाहे 54 साल के देवेंद्र फडणवीस हों या 61 साल के नाना पटोले। सब अपनी अपनी चिंता और चुनौतियों में उलझे हुए हैं। मोटे तौर पर महाराष्ट्र में दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। पहला, महाविकास आघाड़ी, जिसमें एक दूसरे को आंख दिखाने से दबाव बनाने तक का खेल जारी है। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अधिक सीटें हासिल करने की जुगत के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, महायुति, यहाँ भी भीतर खाने अधिक सीटों के लिए घटक दलों में खींचतान जारी है। कुछ ऐसे भी महारथी तैयार हैं जो भले ही खुद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बड़े दलों के उम्मीदवारों का सत्ता समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर महारथी एक दूसरे को अपनी मोर्चाबंदी के हिसाब से ललकारते दिखेंगे। एक दूसरे पर तीखे शब्दवान छोड़े जाएंगे। एक दूसरे को धोखेबाज, एहसान फरामोश और खुद को सच्चा बताने की कोशिश होगी। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सियासत हमेशा से ऐसी ही रही है? वहाँ की राजनीति में वफादारी और विश्वासघात दोनों साथ साथ चले हैं। आज मैंने महाराष्ट्र की सियासत के पुराने मिजाज से आपका परिचय कराने का फैसला किया है, जिसमें सत्ता के लिए एक दूसरे को निपटाने का खेल चला। मराठी मानुष के नाम पर वोटों की गोलबंदी हुई। सत्ता के लिए नए रिश्ते बने और बिगड़े। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर शिवसेना खड़ी हुई, जहां बाला साहब ठाकरे ने रिमोट से सरकार चलाई। इसी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आला कमान के इशारे पर बदले गए। कभी इसी महाराष्ट्र में विवादों के बवंडर में कितनों की मुख्यमंत्री कुर्सी गई। इसी महाराष्ट्र में दल पर दबदबे के लिए शीत युद्ध और गृह युद्ध दोनों चला। ऐसे में इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वहाँ की राजनीति के हर रंग को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम महाराष्ट्र में ललकार में। ये महाराष्ट्र की मिट्टी का कमाल है, जिसमें छत्रपति शिवाजी ताकतवर मुगलिया सल्तनत को चुनौती देते हैं। मराठा साम्राज्य का परचम के लिए पेशवा पंजाब तक पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की मिट्टी में पले बढ़े युवा ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हैं और देश की आज़ादी का संघर्ष जारी रखते हैं। इसी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति को राष्ट्रवाद का देवता बना दिया। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा भी यही लगी। बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद हो या फिर महात्मा गांधी का सत्याग्रह, विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व हो या विनोबा भावे का मार्ग, महात्मा ज्योतिबा फुले का समाज सुधार हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रास्ता, सबका गवाह महाराष्ट्र की मिट्टी और अरब सागर की लहरें रही हैं। भारत के लोगों को रेल से पहला परिचय इसी मुंबई शहर ने कराया। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रांत से निकलकर महाराष्ट्र अलग राज्य बना। पहले मुख्यमंत्री बने यशवंतराव चव्हाण। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर महाराष्ट्र एक अलग राज्य के रूप में और वजूद में कैसे आया और पिछले 64 साल से वहां की राजनीति पर किन परिवारों का दबदबा रहा है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में खड़ा हर दिग्गज इसी गुणा भाग में लगा है कि अब की बार हवा किसके पक्ष में है। मोटे तौर पर महाराष्ट्र में 5 क्षेत्र दिखते हैं: विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई। इन क्षेत्रों का मिजाज और मुद्दे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लंबे संघर्ष के बाद भारत के नक्शे पर महाराष्ट्र एक अलग राज्य के रूप में वजूद में आया। दरअसल आजादी के समय आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला हुआ। इस कड़ी में तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश, कन्नड़ भाषियों के लिए कर्नाटक, तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु और मलयालम बोलने वालों के लिए केरल बना। तब मराठी और गुजराती बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग पूरी नहीं हुई। संयुक्त महाराष्ट्र समिति मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए संघर्ष कर रही थी, तो गुजरातियों के लिए भी अलग राज्य का आंदोलन चरम पर था। पेंच फंसा बॉम्बे को लेकर। मराठी चाहते थे कि बॉम्बे महाराष्ट्र का हिस्सा रहे, वहीं गुजरातियों की दलील थी कि बॉम्बे की तरक्की में उनका हाथ है। साल 1953 में फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग ने बॉम्बे को 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया: बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात। इससे मुंबई के मराठी भाषी लोग भड़क गए। संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने मुंबई युक्त महाराष्ट्र का नारा बुलंद किया। तब के बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई मुंबई शहर के साथ अलग महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ थे। 20 नवंबर 1955 एक विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसी रैली के मंच में मोरारजी देसाई ने कहा कि जब तक देश में कांग्रेस है, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके बाद मुंबई युक्त महाराष्ट्र की मांग और तेज हो गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें लोगों की जान भी गई। महाराष्ट्र का जो स्थापना हुई वो हुई 1 मई। महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई वो 1 मई 1960 में हुई, लेकिन वो आसानी से नहीं मिली। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन में 100 से ज़्यादा लोग उनके हुतात्मा भी हो गए। तो महाराष्ट्र संघर्ष से बना है। यशवंतराव चव्हाण की अगुवाई में कांग्रेस के भीतर भी एक गुट मुंबई युक्त महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा था। ऐसे में दबाव के बीच संयुक्त महाराष्ट्र समिति की मांगों को मान लिया गया और 1 मई 1960 को अलग राज्य के रूप में महाराष्ट्र वजूद में आया, जिसकी राजधानी बनी मुंबई और पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण। यशवंतराव चव्हाण ने महाराष्ट्र को आर्थिक विकास के हाईवे पर ले जाने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया। करीब 2.5 साल बाद उन्हें मुंबई से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया। वहां की राजनीति और क्षेत्र विशेष में ज्यादातर समय तक खास परिवारों का प्रभाव रहा। मसलन शरद पवार परिवार का गढ़ बारामती को माना जाता है। इस बार पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार यानी एनसीपी में असली और नकली के बीच लड़ाई है। शरद पवार को उनके भतीजे अजित पवार ललकार रहे हैं। इसी तरह ठाकरे परिवार का मुंबई और कोंकण में प्रभाव माना जाता है। बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ललकार रहे हैं। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी आदित्य महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में गोपीनाथ मुंडे कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिनकी 2014 में कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बेटियां पंकजा और प्रीतम बढ़ा रही हैं। इस परिवार का बीड और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव है। महाराष्ट्र की राजनीति में कई खानदान है। उसमें पवार खानदान है, उसमें ठाकरे खानदान है, और भी कई खानदान है। ऐसा कहा जाता है कि मराठों के कुल मिला के 190 खानदान है जो आपस में जिनके रिलेशंस है, और वो एक दूसरे के साथ में अब राजनीति को सपोर्ट भी करते हैं और उनका आपस में झगड़ा भी चलता है। तो ऐसे कई खानदान महाराष्ट्र की राजनीति में हैं जिनका
वजूद है। शंकर राव चौहान और उनके बेटे अशोक चौहान दोनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार हैं। नांदेड़ जिले के वोटर्स के दिलो दिमाग पर कभी इस परिवार का जादू चलता था। वहीं छगन भुजबल का नासिक में प्रभाव रहा है तो नारायण राणे परिवार का सिंधुदुर्ग और कोंकण में। शिवाजी नीलंगेकर 1980 के दशक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। कभी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स वसंत दादा पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं की परिक्रमा करती थी। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जहां देश के ज्यादातर दिग्गज कारोबारी रहते हैं। कारोबार वही कर सकता है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता हो। मुंबई की आबो हवा हमेशा से लोगों को रिस्क लेने और कुछ नया करने की ऊर्जा देती रही है। ये मुंबई की आबो हवा का असर था कि मोरारजी देसाई मोटी तनख्वाह वाली अफसरी छोड़कर राजनीति में आए और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मराठी लोगों की हक हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए राजनीति में उतरे। शरद पवार तो छात्र राजनीति से होते हुए सिर्फ 38 साल की उम्र में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सुशील कुमार शिंदे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ देश के गृह मंत्री जैसे असरदार पद पर पहुंचे। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई सियासी परिवारों के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। वहां की सियासत में दो बड़े सबसे असरदार परिवार तो असली और नकली की लड़ाई में उलझे हुए हैं। जिस शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। उनके भतीजे अजीत पवार अपने गुट को असली एनसीपी बता रहे हैं। इसी तरह कभी बाल ठाकरे के पीछे साया की तरह खड़े रहने वाले एकनाथ शिंदे सीधे उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को असली और एकनाथ शिंदे को नकली साबित करने की है। आज की तारीख में शिवसेना दो गुटों में बटी है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? आखिर किस सोच के साथ बाला साहब ठाकरे ने कार्टूनिस्ट की नौकरी छोड़कर शिवसेना की छतरी तानी थी? राजनीतिक जमीन पर शिवसेना ने किस तरह से पकड़ बनाई? महाराष्ट्र विधानसभा में पहली सीट पाने के लिए शिवसेना और बाला साहब ठाकरे को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी? वो साल 1960 का था। बाल ठाकरे ने अपने छोटे भाई श्रीकांत के साथ मिलकर मार्मिक नाम से एक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें कार्टून, व्यंग्य और लेख के जरिए मराठी मानुष के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। इससे बाल ठाकरे का मराठी लोगों से रिश्ता मजबूत होता गया। इस बीच उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में मराठियों को नौकरी नहीं मिल रही। तब बाल ठाकरे मार्मिक में दक्षिण भारतीय अफसरों के नाम और नंबर छापने लगे। उसके साथ एक संदेश लिखा, वाचा अनि बासा, मतलब पढ़ो और बैठे रहो। इससे महाराष्ट्र में मराठी पहले आंदोलन और तेज हो गया। इसके बाद शिवसेना नाम से संगठन बनाने का फैसला हुआ। बाला साहब ठाकरे ने शंकर्स वीकली को मॉडल रखे हुए मार्मिक एक वीकली निकाला। वो पहला वीकली था महाराष्ट्र में जिसके अंदर पॉलिटिकल कार्टून आते थे। और फिर उन्होंने वहाँ से महाराष्ट्र में एक उनको लगा कि मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र मराठी आदमी को वहाँ जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए वो सेकेंडरी होता था। यानी उसको कोई घाटी कहते थे, कोई उससे बहुत ही यानी उसको सेकेंडरी माना जाता था। तो मार्मिक ने कॉलम शुरू किया, पढ़ो और खामोश रहो। और फिर उन्होंने हर कंपनी में कितने नॉन मराठी ऑफिसर्स हैं वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं। फिर एंटी साउथ इंडियन की कैंपेन शुरू हुई, फिर बाहर वालों की कैंपेन शुरू हुई और धीरे धीरे उसको एक पॉलिटिकल ताकत मिलने लगी। उस वक्त ऐसा माहौल था कि मुंबई जो है वो मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में जो उसका जो निचोड़ था वो मुंबई साथ में रखने का था। तो मुंबई को लेके ही यहाँ पर 105 लोग शहीद हुए थे इसी मुंबई में। तो मुंबई के लिए लोग बहुत इमोशनल थे और इस मुंबई में जो था वो नौकरियों में और व्यवसायों में मराठी आदमी जो है वो बहुत कम दिखता था।
तो उसको लेके मराठी भाषक लोगों में काफी मतलब गम का माहौल था, रोष था, गुस्सा था, जो बाला साहब ठाकरे ने उसको संगठित किया और शिवसेना पार्टी की स्थापना हुई। शिवसेना ने 1967 के आखिरी में हुए ठाणे म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में उम्मीदवार उतार दिए और 40 में से 17 सीटें जीती। इसके बाद 1968 में शिवसेना ने बॉम्बे नगर निगम चुनाव में अपना दमखम दिखाया। अब विधानसभा में एंट्री की तैयारी थी। वो साल 1970 का था और महीना जून का। परेल से विधायक कामरेड कृष्णा देसाई की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। परेल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घंटी बजी। वामपंथी पार्टियों ने कामरेड कृष्णा देसाई की पत्नी सरोजनी देसाई को उम्मीदवार बनाया। वहीं शिवसेना ने परेल से पार्षद वामन राव महादिक को उम्मीदवार बनाया। वामन राव महादिक को जिताने के लिए ठाकरे ने पूरा जोर लगा दिया। शिवसेना के इस उम्मीदवार के लिए कुछ 28 रैलियां हुई, जिसमें से 15 में बाल ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने परेल उपचुनाव को धार्मिक युद्ध बताया। जो पहला बाई इलेक्शन शिवसेना ने जीता था वो राइजिंग सन था वामनराव महाडिक। वो वामनराव महाडिक ये 1969-70 में जो बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का, कृष्णा देसाई ये कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, उनका मर्डर हुआ। उसके बाद में ये चुनाव हुआ। ये चुनाव होने के बाद फिर शिवसेना का वहाँ वामनराव महाडिक ये जीते। बाई इलेक्शन थी वो, और उसमें से वो जीत गए थे। तो उसमें इसने बाल ठाकरे ने गर्व से कहो हम हिंदू है ये नारा लगाया और वो बहुत पॉपुलर हो गया। और वो बाला साहब ठाकरे को एक हवा किस तरफ से चलती है उसका अंदाजा बहुत था, और उसको लगा कि अब देश में हिंदुत्व की हवा चलने वाली है। ये समझने वाला आदमी पहला वो था। 1679 वोट से शिवसेना उम्मीदवार वामन राव महादिक चुनाव जीत गए और इस तरह शिवसेना का पहला विधायक महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गया। शिवसेना नए रास्ते पर थी, जिसके पथ प्रदर्शक फायर ब्रांड नेता बाल ठाकरे थे। कहा जाता है कि बाल ठाकरे ने 3 कसम खाई थी। पहली, कभी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। दूसरी, कभी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तीसरी, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी इसको निभाया। सरकार के बाहर रहकर सरकार पर कंट्रोल रखना उनकी राजनीति की यूएसपी थी। अपने शिव सैनिकों के दम पर वो सरकार को एक तरह से समानांतर सिस्टम से चलाते रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। शायद इसी फलसफे ने उन्हें महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में फौलाद की तरह स्थापित कर दिया। बाल ठाकरे ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की। उन्होंने पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन खुद कभी सरकारी पद नहीं लिया। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े के दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं शरद पवार, जिन्होंने राजनीति का कहरा परिवार में ही सीखा। उनकी मां शारदाबाई किसान श्रमिक पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी थी। वो साल 1938 में पुणे स्थानीय बोर्ड के लिए निर्विरोध चुनी गई थी। शरद पवार छात्र राजनीति से होते हुए पहले विधानसभा पहुंचे, कुछ साल में ही मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने ऐसी गोटियां चली कि 38 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए और महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज देखते रह गए। वो साल 1978 का था। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की हालत खराब थी। हार से हताश कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया। एक गुट इंदिरा गांधी के साथ यानी कांग्रेस आई, दूसरे गुट की अगुवाई देवराज उर्स और ब्रह्मानंद रेड्डी जैसे नेता कर रहे थे, जिसे कांग्रेस यू नाम दिया गया। इसका साइड इफेक्ट महाराष्ट्र में दिखा। कांग्रेस यू की छतरी के नीचे यशवंत राव चौहान, वसंत दादा पाटिल और शरद पवार जैसे लोग आ गए, तो इंदिरा गांधी के साथ नाशिक राव तिरपुड़े जैसे लोग थे। इस बीच महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। कांग्रेस के दोनों गुट अलग अलग चुनाव में उतरे। नतीजा ये रहा कि जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।
लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के दोनों गुटों ने हाथ मिला लिया। मुख्यमंत्री बने वसंत दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तिरपुडे को। शरद पवार ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। उस दौर में वसंत दादा पाटिल की सरकार टेक टेक कर चल रही थी। कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच आपसी खटपट और बयानबाजी ने मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल को बेचैन कर दिया। भीतर खाने सरकार बनाने के दूसरे विकल्पों पर गुना भाग होने लगा। उस दौर में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से शरद पवार की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि चंद्रशेखर ने पवार को सरकार बनाने में मदद का भरोसा दिया। इसके बाद वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराने के स्क्रिप्ट आगे बढ़ाने में लग गए युवा शरद पवार। उन्हें रोकने के लिए यशवंतराव चव्हाण ने भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शरद पवार 40 विधायकों के साथ अलग हो गए और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिर गई। कोई भी मौसम हो राजनीति का महाराष्ट्र में और कोई भी राजनेता हो, बिना शरद पवार के आप नहीं चल सकते। और दूसरी बात, शरद पवार की चाल को समझना बहुत मुश्किल काम है। वो जब आपके साथ खड़े होते हैं, हो सकता है आपके खिलाफ खड़े हों। जब आपको दूसरी तरफ से खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके साथ मिलकर किसी दूसरे के खिलाफ कोई साजिश या राजनीति कर रहे हो। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शरद पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी समेत कुछ और दलों ने हाथ मिलाया। इस गठबंधन ने 38 साल के शरद पवार को नई सरकार चलाने के लिए अपना छत्रपति चुना। इसके साथ ही महाराष्ट्र को सबसे युवा मुख्यमंत्री और पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। शरद पवार पहली बार सिर्फ 580 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। उनकी सरकार में शंकर राव चौहान भी मंत्री बने, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब उन्हें जेल, सिंचाई और उद्योग मंत्रालय सौंपा गया था। शरद पवार की सरकार में सुशील कुमार शिंदे ने भी बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली थी। शरद पवार की सरकार को बर्खास्त कर महाराष्ट्र में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो 112 दिन रहा। राष्ट्रपति शासन में ही विधानसभा चुनाव हुए। राज्य की 288 सीटों में से 186 कांग्रेस के खाते में आई। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबियों में से एक हुआ करते थे AR अंतुले। माना जाता है कि महाराष्ट्र के मराठा नेताओं को कंट्रोल में करने के लिए मिसेस गांधी ने AR अंतुले को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ महीनों में ही वो विवादों के बवंडर में फंस गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अगले कुछ वर्षों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने का खेल चलता रहा। इंदिरा गांधी की कैबिनेट से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक मराठा नेताओं का दमखम साफ साफ महसूस किया जा रहा था। ऐसे में इमरजेंसी के बाद प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के साथ ही इंदिरा गांधी ने मराठा नेताओं को कंट्रोल करना शुरू किया। 1980 के महाराष्ट्र चुनावों में जीत के बाद इंदिरा गांधी ने अपने करीबी AR अंतुले को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। 1980 में इंदिरा गांधी ने AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बहुत बड़ी जोखिम ली, एक मुसलमान को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास में उसका एक अजीब ही उसका एक पॉलिटिकल कनोटेशन आ जाता है। वो नए जिले बनाने और अफसरशाही को अपने हिसाब से चलाने के लिए दबाव बनाने के वजह से चर्चा में रहे। अंतुले आला कमान को खुश रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की स्थापना की। लाइसेंस राज में सीमेंट कोटा आवंटित करने का मुद्दा भी खूब उछला। बाद में विवादों के बवंडर और पद के दुरुपयोग के मामले में AR अंतुले ऐसा उलझे कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बाबा साहेब भोसले, फिर वसंत दादा पाटिल का नंबर आया। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता महाराष्ट्र में होते थे, तो दिल्ली में जो केंद्र में जो रहते थे, हाईकमान जिसे आप कहते हैं, उसको भी थोड़ी सी घबराहट महसूस होती थी। हमेशा एक चिंता रहती थी और वो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो शटलिंग है, शटलिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, वो लगातार करते रहे।
साल 1985 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस आलाकमान अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर रहा था। महाराष्ट्र की कमान शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर को सौंपी गई, लेकिन जल्द ही मेडिकल एग्जाम रिजल्ट से जुड़े विवाद से उनका नाम जुड़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो सिर्फ 282 दिन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। इसके बाद आलाकमान की नजर एक बार फिर शंकरराव चव्हाण की ओर गई। इस दौर में शिवसेना तेजी से विस्तार में जुटी थी, लेकिन दूसरी पारी में एसबी चव्हाण 836 दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। उनकी जगह शरद पवार को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी गई और उन्हें दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया। शरद पवार ने कभी विचारधारा या आदर्शवाद की मोटी चादर नहीं ओढ़ी। कहा जाता है कि उनके हाथों में जितनी गोटियां दिखती हैं, उससे ज्यादा वो आस्तीन में छिपा कर रखते हैं। हालात के मुताबिक गोटियां निकालने और पासा फेंकने में उन्हें महारत हासिल है। उनकी राजनीति ऐसी है जिसमें रिश्ता जोड़ने और तोड़ने के खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। 1980 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शरद पवार एक तरह से राजनीति में किनारे लग चुके थे। तमाम कोशिशों के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार और संगठन पर राजीव गांधी का कंट्रोल हो गया। उधर शिवसेना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। बाल ठाकरे के एक इशारे पर मुंबई थम जाती और चलने लग जाती। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने शरद पवार को कांग्रेस में वापसी का प्रस्ताव दिया। शायद राजनीति में किनारे खड़े पवार को भी इसका इंतजार रहा होगा। कई कांग्रेसियों के न चाहने के बाद भी पवार की कांग्रेस में दोबारा एंट्री हो गई। इसके कुछ महीने बाद एसबी चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राजीव सरकार में मंत्री बनाए गए। उनकी जगह शरद पवार को महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई। दूसरी ओर देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिशें चल रही थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा था। मुंबई का मिजाज तेजी से बदल रहा था, जिसमें हर कोई एक दूसरे को अपनी मोर्चाबंदी के हिसाब से ललकार रहा था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल बताऊंगी कि महाराष्ट्र में आखिर बीजेपी और शिवसेना साथ कैसे आए और किस बात पर 25 साल का याराना टूटा। शरद पवार के हाथ से घड़ी कैसे निकली और उद्धव ठाकरे अपना तीर धनुष क्यों नहीं बचा पाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।